हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी इतिहास का भाग 11 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने द्वारा के लिए कार्य किया। प्रतिक्रियावादी दल ने डॉट डॉट के लिए कार्य किया। किसके लिए कार्य किया ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। ऑप्शन बी है असंतुष्ट के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों से सहयोग करना। और ऑप्शन डी है कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। तो इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना, यह प्रतिक्रियावादी दल के जो था वह कार्य हो गया था उसका। तो CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग के साथ करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य किया। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य किया। किसने कार्य किया? तो वो प्रतिक्रियावादी दल ने। और एक किस दल से बना हुआ था? तो स्वराज पार्टी से। व्याख्या देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का स्थापना जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस दल ने विधायकों में प्रवेश करके सरकार से असहयोग नीति अपनाना था। जब ये दल गठन किया गया था 1923 में, तो इस दल का मुख्य लक्ष्य था कि हमको जो विधायिका है, विधायिका में प्रवेश लेकर और जो सरकार है, सरकार से असहयोग नीति का पालन करना है, उसके कामों में अड़ंगा लगाना है। इस दल का मुख्य लक्ष्य था शुरुआत में। परंतु 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराजी कई गुटों में बंट गए। जो स्वराजी थे वह कई गुटों में बंट गए, जिसमें से प्रतिक्रियावादी समूह ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य करने की नीति अपनाई। हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य करने की नीति अपनाई। किसने अपनाई थी? तो प्रतिक्रियावादी समूह ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है महात्मा गांधी, डी है मदन मोहन मालवीय। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी और इसी के चलते ही उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, BHU की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, और इसको किसने किया था? तो इसको किए थे मदन मोहन मालवीय। इसके संस्थापक है BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये कब बनाया गया था? तो बनाया गया था स्थापना 1916 में। आगे देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणीय राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे हैं। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, सही क्रम व्यवस्थित करें। घटना के अनुसार इसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा कब आया था, उसी क्रम में।
तो आप सभी को मालूम होगा रोलेट एक्ट जो था वह 1919 में आया है, तो ये याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार आ गया आपका 1909 का अधिनियम हो गया, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद, जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था वो आपका 1883 में हुआ था, 1883, तो इसको याद रखेंगे। तो ये तीनों है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है तो वो आपका 1919 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो होता है वो भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को या भारतीय शासन अधिनियम जो है 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्रम है, इन क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका चौथा नंबर इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में हुआ था। तो पहला नंबर चौथा में 3 ऑप्शन है। और इसके बाद चौथे के बाद आपका आ जाएगा 1909, फिर 1900, चौथा तीसरा पहला, चौथा तीसरा पहला दूसरा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा। इसको आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। सही क्रम में इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में, मार्ले मिंटो सुधार 1919 में, रोलेट एक्ट 1909 में, रोलेट एक्ट 1919 में, गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था। आगे देखिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मुस्लिम लीग ने खुलकर विरोध किया था? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन सी है इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद अधिवेशन में। जो इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में हुआ था उसमें ये जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुस्लिम लीग ने खुलकर विरोध किया था। व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने वर्ष 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिर दोबारा सन आ गया यहाँ पे, तो आपको मिलान करना पड़ेगा। आप जैसे जानते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। 1942 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह आपका हुआ था 1930 में, ये हुआ था 1930 में, लंदन में हो रहे थे। सभी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932, ये याद रखेंगे। इसके बाद जो CR दास का जो फार्मूला आया था वो आया था 1944 में फ्रेंड्स, ये डेट याद जरूर रखिएगा। साइमन कमीशन को आपको मालूम ही होगा कि साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था, 1928 में। साइमन गो बैक का लाला लाजपत राय ने उस समय विरोध भी किया था, उनके सर पर लाठी लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई थी। साइमन वापस जाओ, ठीक है। अब देख लिए सन हो गया, तो सबसे पहले जो है 1928, 1930, 1942, 1944। तो सही क्रम आपका 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। तो ये सही क्रम में ही है, तो 1, 2, 3, 4 ये सही क्रम हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सही कालक्रम साइमन कमीशन 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, CR दास फार्मूला 1944 में दिया गया था CR दास द्वारा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में भाग लिए थे या प्रतिनिधि किए थे। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधि थे, तो कौन थे ये बताना है। पहले क्वेश्चन पूछता था कि कौन जो हैं
कि सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो आपके BR अम्बेडकर हो जाएंगे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी ने बस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन बदल गया है, तो क्वेश्चन उर्दू कभी पूछा जा रहा है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान और फैज अहमद फैज। तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने, जो एक उर्दू के कवि हैं, उन्होंने द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है प्रतिनिधि किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, सीमांत गांधी। तो ये भी याद रखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किस तिथि को किया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किस तिथि को किया? ऑप्शन ए है 16 जुलाई 1946 को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी है 16 सितंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1946 को। तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन 16 अगस्त 1946 को किया था। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुसंपन्नता पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा है। नोआखाली जो था वो दंगे का प्रमुख केंद्र रहा है। एक अन्य तथ्य है 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन भी हुआ। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन था? ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंसी कोर्ट, ऑप्शन सी है प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन डी है इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। आंसर हो जाएगा सी प्रीवी काउंसिल। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड के शासक जॉन ने किस वर्ष मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? इंग्लैंड के शासक जॉन ने किस वर्ष मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन एक है 1215 में, ऑप्शन 2 है 1220 में, ऑप्शन सी है 1310 में, ऑप्शन डी है 1330 में। आंसर जो हो जाएगा 1215 हो जाएगा, ये सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लैंड का शासक जॉन एक अत्याचारी शासक था जिसने जनता के दबाव में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह मैग्ना कार्टा ब्रिटिश इतिहास में जन अधिकार सुरक्षा की आधारशिला एवं इंग्लैंड के संविधान विकास के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। 1689 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। 1689 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। आगे देखिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान ने किस वर्ष राष्ट्र संघ का त्याग किया? जापान ने किस वर्ष राष्ट्र संघ का त्याग किया? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1933। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, 1933 में। व्याख्या देख लेते हैं।
जापान ने वर्ष 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का संविधान लागू कर दिया गया था तथा वैधानिक रूप से राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। प्रारंभ में इसके सदस्य वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मित्र राष्ट्र थे, जैसे ब्रिटेन, इटली, जापान, चीन, फ्रांस आदि। इटली ने सन 1937 में इसकी सदस्यता त्याग दी। वर्ष 1940 में सोवियत संघ को सदस्यता से वंचित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्त तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसमें कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा करेंगे, इसलिए आप लोग और मेहनत कर पढ़ें, कुछ किताबें पढ़ें और एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, गाबा की किताबें पढ़ें और पोल्ट्री के लिए जो पुखरात जैन हैं उनकी किताबों को आप पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अपने क्षमता को परखते रहिए और खूब जी जान से लगाकर मेहनत करिए, जिससे कि सफलता आपकी कदम चूमे। तो दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।